अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैमिली वीज़ा को इंडिया में स्टंपिंग कराने के लिए वीएफएस सेंटर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने होते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैंने सऊदी अरब में अपना फैमिली वीज़ा निकलवा लिया है, इंडिया में क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले करके जाने होंगे, इंडिया वाला आज आप हमको बता दो। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता दूं ताकि आप वीडियो देख लो और खुद से अपना फैमिली वीज़ा इंडिया में स्टंपिंग करवा लो। वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुकिंग करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। आपको किसी का भी सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग इनके उनके चक्कर लगाते हैं, एजेंट के, ऑफिस के, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने सऊदी अरब में अपना फैमिली वीज़ा निकलवा लिया है तो इंडिया में स्टंपिंग कराने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपको वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुकिंग करना। वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट की बुकिंग कैसे होगी, आपको हमारे YouTube चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, ऐसा उसका थंबनेल है। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है, जा करके आप देख लो। बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ, देख करके आप अपना बुकिंग कर पाओगे। अब चलिए बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपॉइंटमेंट की बुकिंग कर ली है, उसके बाद में कंफ्यूज हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। बहुत सारे लोग तो इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं कि हमारे वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम है लेकिन हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नेम नहीं है, या स्पेलिंग की मिस्टेक है, या दोनों के पासपोर्ट पे दोनों का नाम नहीं है। तो इसका क्या हल है, क्या हमारा वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, बहुत सारे लोग पूछताछ करते हैं। सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, कंप्लीट जानकारी दूंगा कि अगर पासपोर्ट पे नाम गलत होगा या स्पेलिंग मिस्टेक होगी, या दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के पासपोर्ट पे दोनों का नाम सिरे से है ही नहीं, तो उसका क्या आपके पास हल है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दूंगा। ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड है डॉक्यूमेंट को लेकर के कि क्या डॉक्यूमेंट्स आप वीएफएस सेंटर में लेकर के जाओगे जिससे कि आपका फैमिली वीज़ा स्टंप हो जाएगा। तो जो सबसे पहला काम है वो है, आपने जो वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक किया है उसकी कॉपी आप सबसे पहले फ़ोटोकॉपी करा करके उसको रख लें। उसके बाद में आपका जो फैमिली वीज़ा सऊदी अरब में इशू हुआ है उसका अरबिक वर्जन, आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट नहीं करें, जैसा अरबिक में डाउनलोड होता है वैसा ही आप पीडीएफ घर पे भेज दें, वो लोग फ़ोटोकॉपी करवा करके अपने फाइल में रख लेंगे। इसके बाद में जिनका वीज़ा स्टंप होना होता है वो अपने पासपोर्ट की फ्रंट बैक की कॉपी करवा करके उसके नीचे उसकी कॉपी रख लें। इसके बाद में जो बंदा सऊदी अरब में बुला रहा है अपने फैमिली को, वो अपने पासपोर्ट की फ्रंट बैक की कॉपी और इकामा क्यूआर कोड वाला डिजिटल जो अफसर से डाउनलोड होता है वो घर पे भेज दें, वो लोग उसकी भी फ़ोटोकॉपी करा करके उसमें रख लेंगे। इसके बाद में जिनका वीज़ा स्टंप होना है वो वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो किसी स्टूडियो पर जा करके खिंचवा करके रख लें, कम से कम 3 से 4। और जब फ़ोटो खिंचवाएं, खास करके जो औरत हैं वो कान खुला होना चाहिए जब फ़ोटो खिंचवाएं। इससे बेनिफिट ये है कि आपका फ़ोटो सही होगा और वीएफएस सेंटर में एक्सेप्ट होगा। तो यही वो बेसिक और मेन डॉक्यूमेंट हैं जो आपको वीएफएस सेंटर में लेकर के जाने हैं अगर आपके पासपोर्टों में किसी भी तरीके की कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो क्या क्या है, अपॉइंटमेंट की बुकिंग की कॉपी, हस्बैंड के पासपोर्ट और इकामा की कॉपी, इकामा डिजिटल क्यूआर कोड वाला होना चाहिए, वाइफ के या जिसका भी वीज़ा स्टंप हो रहा हो उसके पासपोर्ट की फ्रंट बैक की कॉपी का फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ये 5 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको वीएफएस सेंटर में ले करके जाने हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास 2 पासपोर्ट हों, यानी पहला पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, उन्होंने रेन्यू कराया है, तो आपका जो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है ना उसकी भी फ़ोटोकॉपी और ओरिजिनल आप अपने साथ में ले करके जाएँ। अब चलिए बात कर लेते हैं कि किन लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा, अटेस्टेशन, अपोस्टाइल होता है, वो जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको मैरिज सर्टिफिकेट, निकाहनामा का अपोस्टाइल अटेस्टेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हैदराबाद और बेंगलोर का वीएफएस सेंटर है जो अपनी मनमानी करते हैं, वो लोग मांगते हैं, बाकी इंडिया का कोई भी वीएफएस सेंटर नहीं मांगता है। इसके बाद में अगर इन केस वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का नाम है, हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का नाम है, दोनों के पासपोर्ट पे दोनों का नाम बिल्कुल सही है, तब भी आपको ये सब चीज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर कोई स्पेलिंग की मिस्टेक है या दोनों के पासपोर्ट पे दोनों का नाम नहीं है, ना तो हस्बैंड के पासपोर्ट पे वाइफ का, ना तो वाइफ के पासपोर्ट पे हस्बैंड का, तो इस कंडीशन में आपको मैरिज सर्टिफिकेट का अपोस्टाइल कराना पड़ेगा अगर आप दिल्ली से हैं तो।
दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता वाले। अगर आप इस साइड से हैं तो आपको गवर्नमेंटेड मैरिज सर्टिफिकेट का अपोस्टाइल कराना होगा। निकाहनामा का अपोस्टाइल नहीं होता है, और ना तो जो दिल्ली में सऊदी एम्बेसी है वो अटेस्टेशन करती है। दिल्ली में अटेस्टेशन बंद है, अपोस्टाइल होता है जो कि गवर्नमेंटेड डॉक्यूमेंट का होता है, नॉन गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट का नहीं होता है। अगर आपके पास निकाहनामा है तो इसका अटेस्टेशन मुंबई से होगा। मुंबई से अगर आप अटेस्टेशन कराते हैं तो दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता के वीएफएस सेंटर में कभी कभी वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये बात है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एम्बेसी में प्रोसीड कर देते हैं तो 100% आपका वीज़ा आना ही आना है, क्योंकि चाहे मुंबई की सऊदी एम्बेसी हो या दिल्ली की सऊदी एम्बेसी हो, दोनों एक ही है। अगर वो अप्रूव कर देती है, चाहे निकाहनामा का पेपर हो या मैरिज सर्टिफिकेट का पेपर हो कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो फिर वीएफएस सेंटर को रोकने की क्या ज़रूरत है, क्यों वो लोग रोकते हैं, क्या उनकी वजह है, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। और जिन लोगों का वीएफएस सेंटर मुंबई साइड से है, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोचीन, बेंगलोर, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आपके पास गवर्नमेंटेड मैरिज सर्टिफिकेट है तो अटेस्टेशन करवा लो या अपोस्टाइल करवा लो, दोनों चलेगा। अगर आपके पास गवर्नमेंटेड मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, निकाहनामा है, तब भी आप निकाहनामा का अटेस्टेशन करवा लो मुंबई से, वो तो वहाँ से होता ही है, तब भी आपका 100% वीज़ा लगना ही लगना है। वीएफएस सेंटर वाला कह ही नहीं सकता कि ये हम आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी वेबसाइट पे खुद लिख रखा है कि हस्बैंड वाइफ के पासपोर्ट पे अगर किसी तरीके की मिस्टेक है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि निकाहनामा या मैरिज सर्टिफिकेट को आप सऊदी एम्बेसी से अटेस्टेशन करवा करके लाइए, आपका वीज़ा लग जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो फैमिली वीज़ा का इंडिया में स्टैंपिंग कराने के लिए काम लगता है। जब आपकी फैमिली वीएफएस सेंटर में जाती है तो वहाँ पर फिंगर होता है और ओरिजिनल पासपोर्ट वहाँ पे जमा हो जाता है। जब वीज़ा लग जाता है तो बाई कोरियर वो लोग आपका पासपोर्ट आपके घर पे कोरियर कर देते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो वीडियो देख करके पूरी चीज़ समझ जाते हैं कि कैसे पूरा प्रोसेस होगा, बट उनके पास टाइम नहीं होता है। या हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपना फैमिली वीज़ा खुद से नहीं अप्लाई कर सकते, इंडिया में स्टैंपिंग का प्रोसेस खुद नहीं कंप्लीट कर सकते। तो इसकी हमारी कंप्लीट सर्विस है जो हम आपका A to Z वीज़ा अप्लाई से लेकर के स्टैंपिंग तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं बहुत नॉमिनल फीस में। आपको कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे आप बैठे रहें, डॉक्यूमेंट हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें, आपका फैमिली वीज़ा अप्लाई कर देंगे। डॉक्यूमेंट पूरा हमारे व्हाट्सएप पे भेज दें, इंडिया में वीएफएस सेंटर का अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है वो भी आपको गाइड कर देंगे। आपको सीधा उसके बाद में अपने फैमिली को वीएफएस सेंटर भेज देना है, वहाँ पर उनका फिंगर होगा। जो भी पैसे लगने होंगे तकरीबन 13,500 से 14,000 के बीच, वो वीएफएस सेंटर में दे आइए। उसके बाद में आपका फैमिली वीज़ा स्टैंपिंग हो करके आपके घर पे बाय कोरियर पहुंच जाएगा। इसमें हम सिर्फ सर्विस देते हैं अपनी, और सर्विस चार्ज बहुत नॉमिनल है। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, अगर किसी को इसकी जरूरत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कि वीएफएस सेंटर में फैमिली वीजा स्टैंपिंग कराने का टोटल कितना खर्चा आता है। तो लमसम तकरीबन कोई फिक्स रेट नहीं है, 13,500 से 14,500 के बीच फैमिली वीजा स्टैंपिंग कराने का खर्चा होता है। अगर किसी की एज बहुत ज़्यादा है, 50, 55, 60, 70 साल की है, तो उसमें इंश्योरेंस की फ़ीस थोड़ी बढ़ जाती है, तकरीबन 2-2.5 हज़ार तक। तो उस तरीके से थोड़ा स्टैंपिंग का चार्ज बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।